साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तला मद्दले, या इसको आप ताल मद्दले भी कह सकते हैं। तो इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, चूँकि यह तला मद्दले या ताल मद्दले जो है यह आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है और यह जो जीएस का प्रश्न पत्र 2-1 है, तो प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत यह टॉपिक आ जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान यक्षगान रंगमंच की एक पारंपरिक कला जिसका नाम है ताल मद्दले का प्रदर्शन जो है वर्चुअल रूप से किया जाने लगा है तथा 13 जून को इस कला का सोशल मीडिया पर लाइव प्रदर्शन किया गया। तो इस वजह से यह चर्चा में आता है। तो हमें ये जो ताल मद्दले कला है या फोक सॉन्ग है या फोक डांस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ताल मद्दले जो है यह आपका दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा केरल के करावली तथा मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित प्रदर्शन कला का एक प्राचीन रूप है। तो यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कर्नाटक और केरल से संबंधित है। तथा इसके अन्य प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसके अंतर्गत संवाद प्रदर्शन अथवा वाद विवाद प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है और इसमें प्रदर्शन का जो कथानक तथा जो विषय होते हैं वो लोकप्रिय पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। परंतु प्रदर्शन के दौरान कलाकार तात्कालिक रूप से हास्य, परिहास, व्यंग्य तथा दर्शन आदि का प्रयोग करते हैं। तथा आगे चलने देखें तो इसकी जो ये ताल मद्दले है यह और यक्षगान में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, उन डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। तो पहले आप पिक्चर देखिए। तो यह पिक्चर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये ताल मद्दले को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से जो कलाकार होते हैं ये ताल मद्दले का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये यक्षगान के कलाकार हैं। अब इनमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो यक्षगान प्रदर्शन के विपरीत पारंपरिक ताल मद्दले में क्या होते हैं कि कलाकार कोई विशेष वेशभूषा धारण नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पिक्चर में देखा। तो यहाँ पर तला मद्दले में या ताल मद्दले में कोई विशेष वेशभूषा धारण नहीं करते, जबकि यक्षगान में क्या होता है एक विशेष वेशभूषा को धारण करते हैं। तथा प्रदर्शन के दौरान मंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने हुए कथानक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा था। और दूसरी चीज़ क्या है कि यक्षगान प्रदर्शन तथा ताल मद्दले में संगीत की समानता होती है, ठीक है, लेकिन ताल मद्दले में केवल संवादों का प्रयोग होता है, जबकि यक्षगान में क्या होता है प्रदर्शन के दौरान कलाकार विशिष्ट वेशभूषा धारण करते हैं तथा नृत्य अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें आपका कई चीज़ें शामिल होती हैं और जबकि जो ताल मद्दले होता है उसमें केवल संवाद किए जाते हैं। और जो यक्षगान है आपकी यह जो है कर्नाटक के ग्रामीण शैली से संबंधित है और यक्षगान की जो शैली की जो भाषा होती है वो क्या होती है आपकी कन्नड़ होती है। अब जब हम लोग जो फोक डांसेस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो दक्षिण भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण फोक डांसेस हैं या लोक नृत्य हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। कई बार क्या होता है परीक्षा में आपसे इनको मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा फोक डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहले है आपका कुंभी फोक डांस, ये आपका तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। मईल अट्टम यह तमिलनाडु केरल से संबंधित है। बुर्रा कथा या इसको जंगम कथा के नाम से भी जानते हैं, यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तथा बुट्टा बोमालू, तो यह भी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और अगला है कोई कट टिकली जो ये आपका केरल से संबंधित है। इसके अलावा पदयानी यह आपका मार्शल आर्ट अर्थात युद्ध कला से संबंधित है और यह आपका केरल से संबंध रखता है। इसके अलावा कोल्लकाली पश्चिकाली ये आपका कहाँ संबंधित है, केरल और लक्षद्वीप से संबंधित है। यह भी एक प्रकार का युद्ध कला है या मार्शल आर्ट है। इसके अलावा भूत आराधने कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। पटाकुनीथा भी कर्नाटक का है। इसके अलावा मुडियट के बारे में परीक्षा में पूछा गया है और यह केरल संबंधित है। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है कि यह यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज जो वाली सूची है उसमें आपका मुडियट शामिल है। तो कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची उसमें शामिल थी। याद रखिए कि मुडियट जो है यह केरल संबंधित है और यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपका वीर गासे
बीरगासे कुनीता, यह भी कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा बेलाट या बोमलाट, बेलाट या बोमलाट, यह भी कर्नाटक से संबंधित है। और ये बेलाट या बोमलाट क्या है, ये यक्षगान का ही एक प्रकार है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के बारे में, या ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग GPAI के नाम से जानते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, जो GS का प्रश्न पत्र 3 है, उसके अंतर्गत ये आ जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह वर्तमान चर्चा में क्यों आया है। तो भारत जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु GPAI अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के तौर पर सम्मिलित हो गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह इसका संस्थापक सदस्य है। अब प्रश्न उठता है कि यह GPAI है क्या, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो GPAI जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है, मल्टीलैटरल एक इनिशिएटिव है। यह क्या करेगा, यह प्रतिभागी जो भी इसमें देश शामिल होंगे, तो यह प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने किस्म का एक पहला प्रयास भी है। इसके अलावा जो यह ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको पेरिस में जो आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD स्थित है, तो पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस स्थित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा इसको सहायता प्रदान की जाएगी इसके कार्यों में। अब इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, उन संस्थापक सदस्यों के नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। तो भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य अर्थात दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवानिया, UK अर्थात इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो यहाँ जब हम लोग नाम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नामों को आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें चाइना सम्मिलित नहीं है, पाकिस्तान सम्मिलित नहीं है और रूस भी सम्मिलित नहीं है। अब इसकी यदि कार्यप्रणाली की बात करें कि यह कार्य कैसे करेगा, तो यह जो इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है, इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों की सहायता करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में सिद्धांत और व्यवहार के बीच की जो खाई है, उसको पाटने की कोशिश की जाएगी। तो जो सिद्धांत और व्यवहार में जो दिक्कतें आती हैं, जो इनके बीच डिफरेंसेस हैं, कि लैब में तो काम हो जाता है परंतु उसको व्यवहार में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बीच की यह जो खाई है उसको पाटने का इस इनिशिएटिव के माध्यम से कार्य किया जाएगा। तथा GPAI जो है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारों अर्थात जो पार्टनर्स हैं, तो साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। मतलब इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, जो भी स्टॉक होल्डर्स होंगे, उनको एक साथ लाने का यह कार्य करेगा। और यह एक ऐसी कार्यप्रणालियाँ भी विकसित करेगा जिनसे यह दर्शाया जा सके कि कोविड-19 के मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ किस प्रकार से उठाया जा सकता है। मतलब जो जिस प्रकार की समस्या का विश्व इस समय मुकाबला कर रहा है या सामना कर रहा है, तो भविष्य में भी यदि इस प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कितना मददगार साबित हो सकता है और इसका किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में, उनसे संबंधित कार्यप्रणालियों को विकसित करने में भी यह मदद करेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के लिए क्या महत्व है, कि इसमें जो संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो इससे भारत के संदर्भ में सिग्निफिकेंस क्या है। तो GPAI अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। तथा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यह कंप्यूटर विज्ञान की अर्थात कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह बनाने से संबंधित है। तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यह मशीनों की सोचने, विचार करने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय जैसे संज्ञात्मक कार्यों अर्थात कॉग्निटिव वर्क को करने की क्षमता को बतलाती है। मतलब एक प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों को करता है, तत्कालिक निर्णय लेता है परिस्थितियों को देख करके, तो उसी ढर्रे पर इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये ऐसी मशीनें होंगी कि अपने अगल बगल की चीज़ों को देखते हुए निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। तथा आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में, जिसकी चर्चा ऊपर हुई थी। इसका इंग्लिश में नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग OECD के नाम से जानते हैं। तो यह जो OECD है 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। तो याद रखिएगा कैसी संगठन है, आर्थिक संगठन है। यह इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। तो पहली चीज़ कि इसमें 35 सदस्य शामिल हैं और कब स्थापना हुई थी, 1960 में, और यह एक आर्थिक संगठन है, ना कि राजनीतिक संगठन है। तथा OECD जो है यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है, मतलब इसको संयुक्त राष्ट्र का प्रेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। तथा इसके जो अधिकांश OECD सदस्य हैं वो उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनका जो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वह बहुत उच्च है, जैसे कि आपका नॉर्वे है, स्वीडन है इत्यादि इसमें शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। कई बार क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ संगठनों के नाम दे दिया जाता है, इसमें से भारत किनका किनका सदस्य है, तो चुनना होता तो याद रखिएगा OECD का भारत सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में, IGX के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यह IGX है क्या। तो इंडियन गैस एक्सचेंज जो है यह पहला राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तथा इंडियन गैस एक्सचेंज को भारत के ऊर्जा बाजार प्लेटफॉर्म के पूर्ण स्वामित्व वाले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अनुषंगिक के तौर पर शामिल किया गया है। मतलब उसके एक अनुषंगिक जो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसी के अनुषंगिक के तौर पर इंडियन गैस एक्सचेंज को स्थापित किया गया है या शामिल किया गया है। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं कि यह कार्य कैसे करेगा। तो यह जो इंडियन गैस एक्सचेंज है यह एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर प्राकृतिक गैस के खरीदारों और विक्रेताओं को स्पॉट मार्केट, मतलब जो तत्कालिक जो क्रय विक्रय करना होता है, तो स्पॉट मार्केट वो होता है, तथा फॉरवर्ड मार्केट से संबंध होता है फ्यूचर में। जब फ्यूचर में कोई बिजनेस करना होता है तो जो फ्यूचर में बिजनेस किए जाते हैं वो आपका फॉरवर्ड मार्केट के अंतर्गत के आ जाते हैं। तो इसमें खरीदारों और विक्रेताओं को स्पॉट मार्केट तथा फॉरवर्ड मार्केट में व्यापार की अनुमति दी जाएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये प्राकृतिक गैस के लिए यह प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा आरंभ में प्राकृतिक गैस के 3 मुख्य केंद्रों गुजरात के हजीरा और दाहेज तथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है इसके डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। बाद में अन्य को भी जोड़ा जाएगा, परंतु प्रारंभ में केवल 3 केंद्र, कौन कौन से, गुजरात के हजीरा तथा दाहेज और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। इन स्थानों के नाम भी याद रखिए। कई बार क्या होता है, स्थानों को पूछ लेता है कि यह किस राज्य से संबंधित है या किस मिनरल या किस संसाधन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों के लिए आप इनके नाम याद रखिएगा कि गुजरात जो हजीरा तथा दहेज कहाँ संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, और काकीनाडा कहाँ संबंधित है, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तथा इसके अलावा आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस, अर्थात तरलीकृत प्राकृतिक गैस, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या LNG का पुनः गैसीकरण, गैसीफाइड किया जाएगा और IGX अर्थात इंडियन गैस एक्सचेंज के माध्यम से इसको बेचा जाएगा। मतलब जो हम लोग बाहर से तरलीकृत अर्थात LNG
को खरीदेंगे, उसको फिर से रीगैसिफाइड करेंगे और यह जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गैस एक्सचेंज, इसके माध्यम से उसको बेचा जाएगा। तथा यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो प्लेटफॉर्म है तो इसमें घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस को एक्सचेंज में, यह जो इंडियन गैस एक्सचेंज है, इसमें खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। तो ये परीक्षा में आ जाए कि इसमें आयातित और घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस को इस एक्सचेंज के माध्यम से बेचा और ख़रीदा जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें घरेलू आयातित प्राकृतिक गैस को शामिल नहीं किया गया। उन्हीं गैस को खरीदा और बेचा जाएगा, प्राकृतिक गैस को, जो आयातित किया जाएगा, मतलब हम लोग बाहर से खरीदेंगे। तथा जो आपका प्राकृतिक रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस होता है, इसकी कीमत सरकार के द्वारा तय की जाती है, तो ये मार्केट पे इसको नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए इस जो यह ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यह जो IGX है, इसकी आवश्यकता क्या थी? तो कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों से प्राकृतिक गैस का जो घरेलू उत्पादन है वो कम हो रहा है। इसका कारण प्राकृतिक गैस के वर्तमान जो स्रोत हैं, उनकी उत्पादकता में कमी होना बताया गया है। इसके अलावा वर्तमान में घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो देश की प्राकृतिक गैस की खपत के आधे से भी कम है। मतलब जितनी हमारी खपत है उसके 50% से भी कम हम घरेलू रूप से, मतलब अपने देश में उत्पादन कर पाते हैं। बाकी जो है हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हमें खरीदना पड़ता है। इसके अलावा देश में प्राकृतिक गैस की खपत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस अर्थात लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के आयात से पूरा किया जाएगा। तो जो हमारी खपत है, जो जितना हम उत्पादित करते हैं, उससे तो हमारा काम पूरा चलता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग LNG के रूप में प्राकृतिक गैस को खरीदेंगे। और इस संदर्भ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा की जो टोकरी होती है, मतलब जो बास्केट ऑफ एनर्जी है, मतलब जिसमें विभिन्न प्रकार के ये बताया जाता है कि जो एनर्जी के विभिन्न फॉर्म है, जो टोटल एनर्जी है वो किस किस रूप से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जैसे कि तापीय एनर्जी हो गई या आपकी न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो कितना परसेंटेज है हमारे टोटल एनर्जी में। तो इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा की टोकरी में प्राकृतिक गैस के अनुपात को वर्ष 2018 के 6.2% से बढ़ा करके वर्ष 2030 तक इसको 15% करने का निर्णय लिया गया है। मतलब 2018 में जो टोटल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें प्राकृतिक गैस से कितनी एनर्जी हमारी पूरी होती है, वो 6.2% है। इसको 2030 तक बढ़ा करके इसका शेयर जो है वो 15% करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैस के बारे में कर लें। तो प्राकृतिक गैस जो है यह उपलब्ध जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन के तौर पर माना जाता है और इसका उपयोग जो है उर्वरक, प्लास्टिक और अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायनों के निर्माण में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है तथा साथ ही बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों में हीटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का उपयोग घरों में खाना पकाने तथा परिवहन ईंधन के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मेलाथियान के बारे में। तो यह मेलाथियान क्या है और चर्चा में क्यों आया है? तो यह मेलाथियान जो है, याद रखिएगा कि यह एक कीटनाशक है। परीक्षा में पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा मेलाथियान या नहीं भी चर्चा में रहा, तो मेलाथियान ही पूछ ले कि मेलाथियान क्या होता है। तो याद रखिएगा मेलाथियान एक कीटनाशक है जिसका कृषि, आवासीय भूनिर्माण, सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्रों और मच्छर मारने जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कीट नियंत्रण कार्यक्रमों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब विभिन्न स्थानों पर जो कीटों को ख़त्म करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें कीटों को मारने के लिए इस मेलाथियान का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट यह रहा है अभी कि जो आपका HIL इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका प्रकोप अभी कई देशों में चल रहा है टिड्डियों का, तो ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 25 मीट्रिक टन मेलाथियान 95% ULV कीटनाशक की आपूर्ति की गई है। तो इसी वजह से मेलाथियान जो है चर्चा में आया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि जो खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में टिड्डियों का जो संकट है वो वर्तमान में बढ़ रहा है और इससे क्या होगा कि आने वाले महीनों में भारत में फसल को नुकसान पहुंचाने की आशंका, क्योंकि ईरान से पाकिस्तान जाएंगी, पाकिस्तान से फिर ये आपका राजस्थान के रास्ते होकर के भारत में प्रवेश कर जाएंगी और जो फसल होगी उसको ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे।
तो भारत सरकार ने टिड्डी समस्या के समाधान के लिए इसके प्रजनन स्थल पर, मतलब जहाँ पर इनका प्रजनन होगा वहीं पर ही इनको समाप्त करने या उनको इनसे निपटने हेतु तो पहल की गई है तथा सम्मिलित प्रयासों के लिए ईरान से संपर्क किया गया है कि ईरान में जहाँ पर इनका प्रजनन स्थल होगा वहीं पर इनको समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि ये आगे ना बढ़ सकें। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हिमालय में ट्रैकिंग जादुई अनुभव। तो यह क्या है? तो अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, तो इस वेबिनार श्रृंखला के 32वें सत्र में हिमालय में ट्रैकिंग जादुई अनुभव शीर्षक से भारतीय हिमालय पर्वत श्रेणी में पर्यटन की क्षमता को उजागर किया गया है। तो देखो अपना देश के बारे में हम लोग पहले की वीडियो में कई बार काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह जो 32वां वेबिनार का जो आयोजन किया गया, जिसमें हिमालय में ट्रैकिंग जादुई अनुभव शीर्षक से इसको आयोजित किया गया, तो इनमें जो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात की गई है, बताया गया है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला है कुंवारी दर्रा। तो कुंवारी दर्रा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कुंवारी दर्रा उत्तराखंड संबंधित है। इस ट्रैक की खोज जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, और इसे कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है कुंवारी दर्रा को। अब लॉर्ड कर्जन की बात ही जब हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर रहता है तो इसका कार्यकाल किस टाइम पीरियड में रहता है, मतलब कब से कब तक यह भारत का गवर्नर रहता है। तो याद रखिएगा 1899 से लेकर के 1905 तक जो है यह भारत का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड कर्जन, और इसी के समय में जो बंगाल का विभाजन होता है वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्रह्मताल के बारे में। तो ब्रह्मताल जो है यह भी उत्तराखंड में स्थित है। तो यह एक कटक के बीच में छिपी हुई एकांतिक झील है। कटक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक गर्त में जो है उसमें छुपी हुई, उसमें स्थित यह एक एकांतिक झील है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर ध्यान किया था। इस वजह से इसका जो नाम पड़ गया वो ब्रह्मताल पड़ गया है। अगला है फोटोक्सर। फोटोक्सर जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो फोटोक्सर याद रखिएगा यह लद्दाख का एक सुरम्य गांव है, तथा यह लिंगसेड पदुम ट्रैक, जिसे द ग्रेट जास्कर ट्रैक के रूप में भी जाना जाता है, उसका यह हिस्सा है। तो फोटोक्सर कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगला है रूपकुंड। तो रूपकुंड कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, और यह एक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियल झील है। तो किस प्रकार की झील है? ग्लेशियल झील है, और यह जो वहाँ पर स्थित त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल पर्वत की गोद में यह स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मैगलानोडोन बैकास्केनके। तो मैगलानोडोन बैकास्केनके, तो यह क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो चिली और अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं ने गोंडवान्थेरिया के वंश की एक विलुप्त प्रजाति के दांतों की खोज की है। मतलब यह प्रजाति अब पाई नहीं जाती है, विलुप्त हो चुकी है। यह जो खोज है, यह खोज पेंटागोनिया मरुस्थल में की गई है, और इस प्रजाति का जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है मेगलाडोन बैकास्केनके। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यह रहा होगा। इसी के दांत खोजे गए हैं। यह चिली में खोजा गया अभी तक का सबसे पुराना स्तनपायी जीव है। तो याद रखिए किस प्रकार का जीव है? स्तनपायी, अर्थात यह मैमल है। मैमल में ही मनुष्य भी आता है। तो यह स्तनपायी जीव है, और यह छोटे स्तनपायी जीव जो है इनके दांत मिले हैं, ये किस युग से संबंधित है? तो यह क्रेटेशियस जो युग है, तो क्रेटेशियस युग के अंतिम दौर में दक्षिणी पेंटागोनिया में डायनासोर मगरमच्छ, कछुए और पक्षियों के साथ रहते थे। मतलब ये डायनासोर के काल से संबंधित रहे हैं। अब जो ये पेंटागोनिया मरुस्थल की हमने बात की, तो इस पेंटागोनिया मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा देखें तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह आपका अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में एंडीज पर्वत एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित गिरिपदीय पठार है, और यह पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको आगे मैप में भी देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ पेंटागोनिया मरुस्थल की बात की है तो यह पता चल गया कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। इसके अलावा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं विश्व में, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, मरुस्थल को मिलाने के लिए कि कौन सा मरुस्थल किस देश से संबंधित है,
यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसमें पहला बात कर लेते हैं आटाकामा रेगिस्तान की। यह भी आपकी दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। तो आटाकामा रेगिस्तान जो है यह एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पेरू एवं चिली देश में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अर्थात ड्राई मरुस्थल है, जिसको काटते हुए मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है और यहाँ पर नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और नाइट्रेट के उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है, तो ये आपके चिली में होता है। इसके अलावा सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल जो है आपको कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कई सारे रेगिस्तान हैं, जैसे कि तनामी रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, गिब्सन रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, स्टुअर्ट स्टोनी रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, बारबर्टन मरुस्थल, ये सब कहाँ स्थित हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया का भी पूछ ही लेता है। इसके अलावा नाफुद और हामदा मरुस्थल ये आपका सऊदी अरब से संबंधित है। इसके अलावा गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया और कुछ भाग इसका चाइना में भी फैला हुआ है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है। तो बोत्सवाना कहाँ पर स्थित है, यह अफ्रीका में स्थित है। और यह बोत्सवाना कहाँ पर है, दक्षिण, उसमें देखेंगे तो जो दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी देश भी है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका दोनों में फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग दक्षिण अमेरिका का जो मैप है, इस मैप में हम लोग पेंटागोनिया का जो डेजर्ट है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका इधर आपका चिली है, ये आपका अर्जेंटीना है और यहाँ पर ये आपका पेंटागोनिया मरुस्थल है। ठीक है, तो इधर आपका एंडीज पर्वत है और इधर आपका अटलांटिक महासागर स्थित है। इस मैप को थोड़ा सा और देखें छोटा करके, जिससे कि पूरा मैप आप देख सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में, यहीं पर आपका एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी। तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है आपकी, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और हिमालय के बाद सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये आपका इधर बेंजुला हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर और इधर आपका पेरू है। फिर आपका बोल्विया, यहाँ पर बोल्विया है, अर्जेंटीना और चिली, इन देशों में यह फैला हुआ है। याद रखिएगा ब्राज़ील में यह नहीं फैला है। इसके अलावा जो आटाकामा डेजर्ट है, वो आटाकामा डेजर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट है। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं से आपकी मकर रेखा गुजरती है। कहाँ कहाँ से होकर के, तो आपका चिली से होकर के, और आपका ये बोल्विया से, चिली से होकर गुजरेगी और ये बोल्विया से होकर के, और इधर आपका ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील और इधर आपका पराग्वे से। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका में कि कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है, तो यहाँ पर एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है, पराग्वे है। इसके अलावा यहाँ पर 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। एक तो आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपके यहाँ ब्राज़ील वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो 2 हैं, कौन सा, एक लानोस और कंपोस, ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और अर्जेंटीना वाले इलाके में आपका जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसका नाम है पंपोस या पंपास। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के संबंध में, अर्थात PNGRB। तो इसका जो गठन है, इसका गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। तो किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यह क्या है, एक सांविधिक निकाय है या सांविधिक संस्था है। और इसका जो उद्देश्य है वह पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा जो ये अधिनियम है 2006 का, तो इस अधिनियम में बोर्ड को शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम की बिक्री तथा पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के संबंध में कार्य करना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर, मतलब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस है तथा देश के सभी भागों में पेट्रोलियम
और पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति विनियमित करना सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करने के जो अधिदेश है इसको प्रदान किया गया। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं मंकी पार्क के संबंध में। तो मंकी पार्क क्या है? तो हाल ही में कर्नाटक के शरावती पश्च जल क्षेत्र मतलब बैक वाटर रीजन के जो निर्जन द्वीप हैं, यहाँ पर एक मंकी पार्क स्थापित करने की कर्नाटक सरकार की जो योजना थी, इसका वहाँ के पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब यह मंकी पार्क स्थापित क्यों किया जा रहा है? तो पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बंदरों द्वारा कृषि एवं बागवानी फसलों को नुकसान के मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई किसान संगठनों ने मांग की थी कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे। तो इस समस्या के समाधान के रूप में कर्नाटक सरकार ने मंकी पार्क की स्थापना करने का निर्णय लेते हुए वर्ष 2020-21 के राज्य सरकार के बजट में 6.25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो इसी के संबंध में जो पर्यावरणविद हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका जो तर्क है पर्यावरणविदों का कि इससे शरावती जो पश्च जल क्षेत्र है, तो पश्च जल क्षेत्र में स्थित द्वीप जो है यह वानस्पतिक दृष्टि से काफ़ी जैव विविधता से समृद्ध है, और यदि यहाँ पर बंदरों को पुनर्स्थापित किया गया तो वे पारिस्थितिक असंतुलन को पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बंदरों के संबंध में हिमाचल प्रदेश में भी कुछ काम किया गया है। क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए राज्य द्वारा संचालित अत्याधुनिक बंदर नसबंदी एवं पुनर्वास केंद्र अर्थात मंकी स्टरलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब हमने यहाँ पे शरावती नदी के पश्च जल क्षेत्र की बात की थी, तो थोड़ा सा शरावती नदी को देख लें। तो यह आपका इसका जो उद्गम है वह कर्नाटक राज्य में है, और यह कर्नाटक राज्य में ही बहते हुए समाप्त होती है। कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में, मतलब यह पश्चिम की तरफ बहती है। तो याद रखिएगा इसका पूरा जो ड्रेनेज एरिया है, जो इसका जो पूरा बहाव क्षेत्र है वो आपका कर्नाटक में ही है, और इसका जो अधिकांश भाग है कहाँ पे आता है? पश्चिम घाट के अंतर्गत आता है। और जो आपका प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है, जिससे परीक्षा में प्रश्न बनता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, या इसको जरस्पा भी कहते हैं। तो यह जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा। जहाँ पर हम लोगों ने साउथ अमेरिका का पूरा मैप देखा था, तो वहाँ पर हमने मकर रेखा की बात की थी। तो मकर रेखा जो है आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और आपका ब्राज़ील से होकर गुजरती है, परंतु बोल्विया से होकर के नहीं गुजरती। तो वहाँ पर मैंने बोल्विया बोल दिया था, तो याद रखिएगा मकर रेखा बोल्विया से होकर के नहीं गुजरती है। आपका चिली हो गया, अर्जेंटीना होगा, पराग्वे हो गया और ब्राज़ील हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं जूनटीन्थ की। तो जूनटीन्थ क्या है और यह चर्चा में गया? तो हाल ही में इसकी जो चर्चा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 19 जून को अमेरिका में दास प्रथा से मुक्ति दिवस के रूप में यह जाना जाता है, और इस छुट्टी के दिन को जूनटीन्थ नाम दिया गया है। यानी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस या आपका मुक्ति दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। और अमेरिका में इस दिन पर संघीय अवकाश घोषित नहीं है, मतलब संघीय स्तर पर घोषित नहीं है, परंतु जो वहाँ के जितने राज्यों उनमें से 45 से अधिक अमेरिकी राज्यों में राज्य अवकाश के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। तथा यदि जूनटीन्थ की बात करें, जूनटीन्थ वर्ड की, तो यह जून तथा 19 अर्थात 19 से मिलकर के बना हुआ एक मिश्र शब्द है। मतलब जूनटीन्थ मतलब क्या हो गया? 19 जून। तो यह जूनटीन्थ 19 जून को रिप्रेजेंट करता है। तो 19 जून को हुआ क्या था? तो 19 जून 1865 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजर जनरल गॉर्डन गिरेजर द्वारा टेक्सास के गैल्वेस्टन, टेक्सास वहाँ का एक राज्य है, तो टेक्सास के गैल्वेस्टन पहुँचते हैं और वहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा था, तो गृह युद्ध तथा दासता दोनों की समाप्ति की ये घोषणा करते हैं। तो चूँकि 19 जून को ही किया गया था, तो इसलिए 19 जून को मुक्ति दिवस या जूनटीन्थ के नाम से इसको जाना जाता है। तब से जूनटीन्थ अर्थात 19 जून अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतीकात्मक तारीख बन गया है। और चूँकि वहाँ पर इस समय क्या है, नस्लवाद के विरुद्ध काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो इस वजह से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जूनटीन्थ क्या है और किससे संबंधित है। अब कुछ हम लोग यहाँ पर टिडबिट्स करंट अफेयर को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के बारे में, या पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। अब ये कहा जाए कि रेमिटेंस क्या होता है या ये जो प्रेषण होता है ये होता क्या है,
तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विदेश जो है वो कमाने जाता है, तो वहाँ से अपनी कमाई का जो हिस्सा अपने देश में वापस भेजता है अपने परिवार के पास, तो वह जो हिस्सा आता है उसी को क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। तो उसी के संदर्भ में यह इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 जून को। तो यह दिन जो है दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब कि जो 800 मिलियन फैमिली जो पूरे वर्ल्ड में रह रही हैं, जिनके 200 मिलियन से अधिक जो सदस्य हैं वो प्रवासी के रूप में कहीं अन्य देशों में जाकर के काम करते हैं और वहाँ से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं अपने परिवारजनों के पास, तो उसी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम अर्थात 2020 की जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब थोड़ा इसको बैकग्राउंड देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है, इसको शॉर्ट में हम लोग IDFR कह सकते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया एक प्रस्ताव है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति जो इस प्रस्ताव में बताए गए थे, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति जो है IDFR का संरक्षक जो है, इसका संरक्षक किसे बनाया गया, इसका संरक्षक जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD को बनाया गया। अब IFAD के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो IFAD जो है अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 के प्रमुख परिणामों में से एक है। मतलब इसकी संकल्पना कब आती है, जो 1974 का जो विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है या जो कंक्लूजन निकलता है, तो उस कंक्लूजन में से इसका भी संकल्पना निकल कर आती है और जिसे बाद में 1977 में 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1977 में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शंभू एस कुमारन के बारे में। तो शंभू एस कुमारन, इनको फिलीपींस गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और ये वहाँ पर जयदीप मजूमदार का स्थान लेंगे जो अब तक फिलीपींस के राजदूत थे। अब फिलीपींस को देखें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। और मनीला आपको पता होना चाहिए किस लिए प्रसिद्ध है। तो मनीला जो है, मनीला में क्या है, तो मनीला में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जिसको शॉर्ट में हम लोग IRPI कह सकते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये आपका मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही स्थित है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा बनारस में स्थापित किया गया था। तथा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेते। तथा यदि इसकी अवस्थिति आप मैप में देखेंगे तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर यह स्थित है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पे देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।